स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. माइक्रोप्लास्टिक जलीय वातावरण में विषैले रसायनों और रोगाणुओं के वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। 2. नैनोप्लास्टिक जो माइक्रोप्लास्टिक से छोटे होते हैं जैविक झिल्लियों को पार कर सकते हैं तथा मानव रक्त एवं प्लेसेंटल ऊतकों में पाए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माइक्रोप्लास्टिक जलीय वातावरण में विषैले रसायनों जैसे भारी धातु, पीसीबी, डीडीटी आदि और रोगाणुओं के वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं। नैनोप्लास्टिक्स माइक्रोप्लास्टिक्स से भी छोटे जैविक झिल्लियों को पार कर सकते हैं और वैज्ञानिक शोध के अनुसार मानव रक्त तथा प्लेसेंटल ऊतकों में भी पाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। मिशन शक्ति अभियान कब प्रारंभ हुआ था? ए 19 अगस्त 2020, बी 17 अक्टूबर 2020, सी 25 जुलाई 2020, डी 26 जनवरी 2021। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 17 अक्टूबर 2020। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी बहुआयामी योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। इसका शुभारंभ 17 अक्टूबर 2020 में किया गया था और अब तक यह अभियान 5 चरणों में संपन्न हो चुका है। इस अभियान ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचते हुए 9 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच बनाने में सफलता प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जैव ईंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समिति का गठन किया है? ए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा सचिव, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य सचिव, डी कृषि विभाग के सचिव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मुख्य सचिव। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जैव ईंधन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इसके सदस्य के रूप में वन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, नगरीय विकास एवं आवास, पशुपालन एवं डेयरी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार विभागों के सचिव शामिल होंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के सचिव को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए जनवरी 2018, बी जून 2020, सी अगस्त 2021, डी अप्रैल 2019। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अप्रैल 2019। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत अप्रैल 2019 में उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग द्वारा की गई। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, बाल विवाह की रोकथाम, स्वास्थ्य और शिक्षा में वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी महिला और बाल विकास मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए शिक्षा मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिड डे मील स्कीम अर्थात मध्याह्न भोजन योजना विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्कूल पोषण कार्यक्रम है, जो कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों को कवर करता है। इस योजना का मूल उद्देश्य स्कूलों में नामांकन बढ़ाना है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इस पार्क की स्थापना 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला को मिलाकर की गई थी। इसका नाम सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें राजाजी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अमृत सरोवर योजना शुरू की गई थी? ए 2017, बी 2019, सी 2022, डी 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2022। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अमृत सरोवर योजना वर्ष 2022 में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के लिए भारत के आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तालाबों का विकास या पुनरुद्धार करना है, अतः विकल्प सी सही है।
अगला प्रश्न है, शिवनेरी किला महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए कोल्हापुर, बी नंदुरबार, सी सतारा, डी पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पुणे। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिवनेरी किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली है। शिवनेरी किले का इतिहास बहुत पुराना है, जिसका इतिहास सातवाहन और यादव राजवंशों से मिलता है। समय के साथ यह बहमनी साम्राज्य से शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों के हाथों में चला गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? ए जयपुर, बी कोटा, सी उदयपुर, डी बीकानेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कोटा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। प्रस्तावित हवाई अड्डा न केवल कोटा शहर, जिसे एक प्रमुख शिक्षा और औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, बल्कि व्यापक हाड़ौती क्षेत्र को भी सेवा प्रदान करेगा। इस परियोजना से क्षेत्र के हजारों छात्रों, व्यवसायियों और निवासियों के लिए यात्रा सुगम होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? ए 2017, बी 2015, सी 2016, डी 2018। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।